स्टडी आईक्यू की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश जो सिखाता है कि चुनौतियां और समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, अगर मिलकर सामना किया जाए तो सभी तरह की समस्याएं घुटने टेक ही देती हैं। ये हमारी संस्कृति रही है कि हमने पूरी दुनिया को हमेशा एक परिवार की तरह देखा है और इसीलिए 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए गए G20 समिट की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम ही रखी गई, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि हमारी एक ही धरती है और इस पर मौजूद सभी देश एक परिवार की तरह हैं, जिनका एक साझा भविष्य है। दरअसल भारत जैसे शांतिप्रिय देश के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि उसे एक ऐसे वक्त में G20 की मेजबानी का मौका मिला जब उसने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। और ये दुनिया के सभी देश जानते हैं कि भारत हमेशा से ही सभी के साझा भविष्य की बात करता आया है। आपको बता दें कि नवंबर 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में भारत को जब G20 की अध्यक्षता सौंपी गई तो उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बनाएंगे और 1 दिसंबर 2022 को जब भारत G20 का अध्यक्ष बना तो उसके बाद से ही भारत ने बड़े स्केल पर कार्यक्रम आयोजित किए और सफलतापूर्वक G20 की अध्यक्षता कर दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत फिलहाल किसी से कम नहीं है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस G20 समिट से भारत और दूसरे देशों को क्या फायदा हुआ और इस पूरे G20 शिखर सम्मेलन के परिणाम क्या रहे हैं। तो चलिए आज के अपने इस ऑडिटोरियल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये G20 है क्या और ये काम कैसे करता है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे समिट के क्या परिणाम रहे हैं और आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि आखिर G20 है क्या और ये काम कैसे करता है। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। दरअसल यह आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल चैलेंज से लेकर कई मुद्दों पर भी अपनी राय तय करने में ये अहम भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि इसकी स्थापना साल 1999 में उस वक्त की गई थी जब एशिया में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसे एशियाई वित्तीय संकट के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये वित्तीय संकट साल 1997 में थाईलैंड से शुरू हुआ था और कुछ ही महीनों में इसने सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे एशिया के कई देशों की करेंसी के मूल्य में भारी गिरावट देखी गई थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 महीने के भीतर ही एशिया का स्टॉक मार्केट अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया था। गौरतलब है कि G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। G7 में फिलहाल फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। हालांकि साल 1998 में इस समूह में रूस भी जुड़ गया था और ये G7 से G8 बन गया। लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने की वजह से रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया और एक बार फिर ये G7 ही बन गया। दरअसल साल 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठक हुई और इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। इस बैठक का मकसद था कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों की चर्चा हो सके, लिहाजा एशिया के आर्थिक संकट की तरह फिर कोई दूसरा संकट पैदा ना हो। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया और दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स को बुलाया गया।
आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। लेकिन कुछ साल बाद साल 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडराने लगा। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया और इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे और फिलहाल इसके शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा लेते हैं। बहरहाल इस तरह की G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी। अब तक इसकी कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बार भारत द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी और 9-10 सितंबर को आयोजित किया गया शिखर सम्मेलन इसका 18वां शिखर सम्मेलन था और ये पहली बार था जब भारत इसका अध्यक्ष बना है। इससे पहले साल 2022 में इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था, जबकि अगले साल यानी साल 2024 में ब्राजील इसका अध्यक्ष बनेगा। गौरतलब है कि पिछले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और भविष्य के अध्यक्ष देशों को मिलाकर ट्रोइका कहा जाता है। लिहाजा इस बार ट्रोइका में भारत के साथ इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल हैं। आपको बता दें कि G20 दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें न केवल दुनिया के सबसे ताकतवर देश शामिल हैं, बल्कि जीडीपी, ट्रेड और आबादी के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा ग्रुप है। दरअसल इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 85% और ग्लोबल ट्रेड का 75% शामिल है, जबकि दुनिया की 2/3 आबादी भी इन्हीं देशों से आती है। हालांकि इस संगठन का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। बहरहाल एक साल के लिए बारी बारी से इसके सदस्य देशों में से किसी एक देश को अध्यक्ष चुना जाता है, जो पूरे साल भर के लिए G20 के वर्किंग एजेंडा को ऑपरेट करता है। तो ऐसे में सवाल है कि जब इसका स्थायी सचिवालय ही नहीं है तो फिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर G20 ग्रुप काम कैसे करता है। आपको बता दें कि जिस भी देश को G20 का प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो पूरे साल के लिए इसका वर्किंग एजेंडा ऑपरेट करता है और इसके लिए कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। बहरहाल G20 दो प्रमुख ट्रैकों में काम करता है। ये है फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। अगर फाइनेंस ट्रैक की बात करें तो इसे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स के द्वारा लीड किया जाता है। इसकी आमतौर पर साल में 4 बार बैठक होती है, जिनमें 2 बैठकें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बैठकों के मौके पर होती है। इसका मुख्य फोकस राजकोषीय और मौद्रिक नीति जैसे मुद्दों पर होता है। उदाहरण के तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस रेगुलेशन, समावेशन और इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिलहाल इसके अंतर्गत 8 वर्किंग ग्रुप्स काम करते हैं। दरअसल 2008 तक ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक था, क्योंकि उस वक्त शेरपा ट्रैक नहीं हुआ करता था। इसके अलावा G20 का दूसरा महत्वपूर्ण ट्रैक है शेरपा ट्रैक। इसकी स्थापना 2008 में उस वक्त हुई थी जब G20 का दायरा बढ़ाकर शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई। दरअसल एक पर्वतारोही को पहाड़ पर चढ़ते वक्त जिस व्यक्ति द्वारा गाइड किया जाता है उसे शेरपा बोला जाता है। तो ठीक उसी तरह G20 के शिखर सम्मेलन में सहायता करने के लिए भी एक शेरपा की नियुक्ति की जाती है। इसमें देश के प्रमुखों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और हर एक प्रतिनिधि को शेरपा के रूप में जाना जाता है। शेरपा ट्रैक के अंतर्गत 13 वर्किंग ग्रुप्स शामिल हैं और ये सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर फोकस करता है, जैसे कि कृषि, भ्रष्टाचार, विरोधी रणनीति, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, एनर्जी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश। गौरतलब है कि इन दोनों महत्वपूर्ण ट्रैक्स के अलावा एक तीसरा अनौपचारिक ट्रैक भी है। इसके अंतर्गत शामिल ग्रुप्स अक्सर G20 के नेताओं के लिए सिफारिशों का मसौदा तैयार करते हैं। साथ ही ये नीति निर्माण प्रक्रिया में भी योगदान करते हैं और इन ग्रुप्स में शामिल हैं बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20 और यूथ 20। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत की अध्यक्षता में 18वां शिखर सम्मेलन बेहद सफल रहा है और इसके बेहद सफल परिणाम देखने को मिले हैं। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर G20 शिखर सम्मेलन के क्या परिणाम निकल कर आए हैं। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन अपने मूल एजेंडा और परिणामों के मामले में इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और सफल सम्मेलन साबित हुआ है। इसमें कुल 112 परिणाम दस्तावेज और अध्यक्षीय दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
पिछले सम्मेलन की तुलना करें तो यह दोगुने से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसे अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है। पूरे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ साथ एकजुटता की भावना हर तरफ देखी जा रही है। बहरहाल, इस सम्मेलन का एक मकसद ये संदेश देना भी था कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस जगह पर दुनिया के नेताओं का स्वागत किया, उसके ठीक पीछे 13वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति कोणार्क चक्र की प्रतिकृति स्थापित की गई थी। इस चक्र को समय, प्रगति और निरंतर बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी के सामने देश का नाम भारत भी लिखा गया था। गौरतलब है कि ग्लोबल लीडर्स ने विश्व अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, जलवायु ऊर्जा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के संबंध में जापान समेत कई G20 सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और यूक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था पर आक्रामकता के बढ़ते प्रतिकूल प्रभाव का जवाब देने के लिए G20 को सदैव तैयार रहने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की भावना को ध्यान में रखते हुए शिखर सम्मेलन के पहले सेशन में अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति मिलने के बाद पीएम मोदी ने इसे पारित कर दिया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष अजाली असौमानी को G20 मंच की मेज पर उनकी सीट तक ले गए और उन्हें उनकी सीट पर बैठाया। इस तरह कह सकते हैं कि G20 अब G21 में बदल गया है। बहरहाल, भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। लिहाजा G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों पक्षों के बीच इसी साझेदारी का प्रतीक है। इससे भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। वहीं भारत को तब बड़ी सफलता हासिल हुई जब सदस्य देशों के बीच सहमति के साथ ही G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया। 37 पन्नों के नई दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया कि हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। फिलहाल ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि किसी भी देश को गरीबी से लड़ने और धरती की रक्षा करने के लिए लड़ने के बीच चयन करना पड़े। डिक्लेरेशन पर सभी सदस्य देशों ने भारत की सराहना की है और इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली घोषणा पत्र में 83 पैराग्राफ्स शामिल थे और इन सभी पैराग्राफ्स पर देशों की 100% सहमति मिली है। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत के मुताबिक नई दिल्ली घोषणा पत्र में जिन मुद्दों पर फोकस किया गया है उनमें शामिल है मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करना और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना। बहरहाल, यूक्रेन जंग पर डिक्लेरेशन में कहा गया कि हमने UNSC और महासभा में अपनाए गए देशों के रुख और प्रस्तावों को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी देशों को किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक आजादी के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जाहिर है, डिक्लेरेशन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने या धमकी देने को कतई बर्दाश्त न करने की बात की गई है। इन सब के साथ ही G20 समिट के पहले ही दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च किया गया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शिपिंग समय और लागत में कमी आएगी। इससे व्यापार सस्ता और तेजी से होगा। दरअसल इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है और इस कॉरिडोर का मकसद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाह लिंकेज को इंटीग्रेट करना है। साथ ही रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करीब 40% तक तेज हो सकता है। जाहिर है, भारत के इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इस ऐलान से चीन के प्रोजेक्ट BRI को तगड़ा झटका लगा है, जिसका भारत पहले से ही विरोध करता रहा है। इसके अलावा भारत के एक और प्रस्ताव पर रजामंदी दी गई है। इसके तहत ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। इसका मकसद टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। गौरतलब है कि बायोफ्यूल पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है और इसे कई तरह की बायोमास से निकाला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन
जैसे कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। लिहाजा इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। कुल मिलाकर 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर ये अलायंस बनाया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वन अर्थ पर G20 समिट में पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम करने का भी आग्रह किया है। एक और महत्वपूर्ण सहमति बनी है भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को लेकर। आपको बता दें कि इसके लिए जो अलायंस और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया गया है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पर ही नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी फोकस करता है। उम्मीद है कि ये कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर में चीन के दबदबे को कम करेगा। इसके अलावा जर्मनी ने वैश्विक निवेश और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक को अतिरिक्त 305 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि वैश्विक निवेश और बुनियादी ढांचे के लिए पिछले साल साझेदारी शुरू की थी। फिलहाल इसके लिए सक्रिय रहने के साथ ही इन संस्थानों पर भी काम करने के अलावा फाइनेंसिंग पर काम करने की बेहद जरूरत है और इसके लिए विश्व बैंक के काम को सफल बनाना भी जरूरी है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय मीटिंग में कई मुद्दों पर सहमति बनी, जिनमें कनेक्टिविटी, व्यापार, वाणिज्य और संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल थे। जापान के प्रधानमंत्री ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश की साझेदारी का जिक्र करते हुए पूरी बंगाल की खाड़ी में इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के निर्माण पर काम करने का अपना इरादा जाहिर किया है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली मेट्रो के निर्माण समेत परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं को पूरा करने में जापान अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इससे कनेक्टिविटी को मजबूत करके लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहमेजबानी की। इसके बाद यूएसपीजीआई ने कहा कि वो 2027 तक विकासशील देशों के लिए $200 अरब जुटाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इसमें दोनों नेताओं के बीच व्यापार, डिफेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बहरहाल दोनों नेता भारत और इटली की वैश्विक समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हुए हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया के मुताबिक फिलहाल ग्लोबल रिफॉर्म्स बेहद धीमा और असमान है। बहरहाल उन्होंने वित्तीय स्थिरता और विकासोन्मुख संरचनात्मक सुधारों के लिए ठोस नीतियों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने G20 सदस्यों से आग्रह किया कि वो बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करके क्लाइमेट फाइनेंस के लिए प्रतिवर्ष $100 अरब के वादे को पूरा करें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में कमजोर देशों का समर्थन करने के मकसद से $40 अरब से ज्यादा का फंड सुरक्षित करने के लिए कहा है और इस तरह भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस दिशा में ये शिखर सम्मेलन देश के हर एक नागरिक के लिए एक अमिट जीत की छाप छोड़ता है, जो भारतीय परोपकारी सांस्कृतिक मूल्यों की महानता भी दिखाता है। फिर चाहे वो नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना हो या अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना हो, शिखर सम्मेलन ने प्रधानमंत्री मोदी के वन अर्थ वन फैमिली के दृष्टिकोण पर खरा उतरते हुए भू राजनीतिक क्षेत्रों के बीच विश्वास का भी पुल बनाया है। चलिए अब आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल नोट कर लेते हैं। दुनिया के सामने उपस्थित चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में G20 किस तरह अपनी भूमिका निभा सकता है, चर्चा कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।